निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम नीचे अगर व्यक्त करते हैं, ऊपर होगा निर्वात में प्रकाश चाल बटे में क्या, माध्यम में प्रकाश चाल। तो आप सबको पता है कि जो निर्वात में प्रकाश चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब जितना आपका माध्यम होगा वह इस चाल से कम ही आएगा, ठीक है। इसके चाल से कम आएगा यदि किसी बड़े संख्या में उससे छोटे संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका जो भागफल आता है वो सदैव 1 से बड़ा आता है। यही कारण है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। तो आपके स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, जल में रखा चम्मच टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। आपका ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी विवर्तन के कारण एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल में रखा चम्मच या फिर पेन क्यों टेढ़ा दिखाई देता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण। देखिए इसको कुछ हम लोग डिटेल में देखें, एनालिसिस देखते हैं। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें एक सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती हैं तो वे प्रकाश किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के जो हैं एक कंडीशंस होती हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कब हो सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे देखिएगा हमने बोला था अगर परावर्तन होता है तो परावर्तन अगर माध्यम विरल से चला है, विरल में सघन से सघन में चला गया वहीं खत्म हो गया। लेकिन अपवर्तन के लिए 2 माध्यम कहने का मतलब ऊपर माध्यम क्या हो, चाहिए या तो सघन हो या फिर क्या हो, विरल हो, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब चलती है, यदि माध्यम नीचे वाला विरल है तो अविलंब से दूर हटती है, ठीक। यह घटना क्या अपवर्तन कहलाती है। तो अपवर्तन के लिए कम से कम 2 माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। परावर्तन के लिए 1 माध्यम हो सकती है लेकिन अपवर्तन के लिए आपका 2 माध्यम जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव होता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ऑप्शन है 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव ऑप्शन बी पे जाएगा 1 से अधिक होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 से अधिक। अब देखिए कि हम लोग देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको देखते हैं आगे, फिर हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक क्यों हो रहा है ये भी डिटेल में जान जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखिए हम लोग वीडियो को डिटेल में देखते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सबसे पहले परिभाषा क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फॉर्मूला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम नीचे अगर व्यक्त करते हैं, ऊपर होगा माध्यम में प्रकाश चाल, निर्वात में प्रकाश चाल बटे में क्या, माध्यम में प्रकाश चाल। तो आप सबको पता है कि जो निर्वात में प्रकाश चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब जितना आपका माध्यम होगा वह इस चाल से कम ही आएगा, ठीक है। इसके चाल से कम आएगा यदि किसी बड़े संख्या में उससे छोटे संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका जो भागफल आता है वो सदैव 1 से बड़ा आता है। यही कारण है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका स्क्रीन पर इस प्रकार से है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ऑप्शन इस प्रकार से रहे आपके, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण एंड प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों आपको पता है कि रात में तारे जो टिमटिमाते हैं ऑप्शन ए पे जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन कारण प्रकाश रात में तारे टिमटिमाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी अनंत एंड डी 0। तो दोस्तों अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात की गई है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी हमेशा हमेशा ऋणात्मक होती है। करेक्ट आंसर होगा ऋणात्मक। देखिए हम लोग थोड़ा सा अवतल लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि बात की जाए अवतल लेंस की तो अवतल लेंस का जो फिगर होगा ये रहा, इस प्रकार से अवतल लेंस होता है। इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, जो प्रकाश किरणें आती हैं अवतल लेंस प्रकाश किरणों के क्या डाइवर्ज कर देता है, ये सभी जानते हैं। तो ये किरणें पीछे किया जाती है, पीछे खींचा जाता है, जहाँ पे काटती हैं मुख्य अक्ष को वो हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक है। यही फोकस जो होगा यहाँ दर्पण ध्रुव की मतलब वक्रता के मध्य बिंदु से फोकस मुख्य फोकस बीच दूरी को हम स्मॉल या फोकस दूरी कहते हैं। और आप सभी को पता है कि यदि आपतित किरण के विपरीत दिशा में कोई दूरी मापी जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है। आपतित किरण हमारी ये रही, ठीक है। और हम जो दूरी मापेंगे यहाँ से इधर की तरफ माप रहे हैं तो देखिए आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी मापते हैं वो ऋणात्मक लेते हैं। अगर बात करते हैं हम यहीं पर उत्तल लेंस के लिए तो देखिए उत्तल लेंस का क्या होता है, उत्तल लेंस का सिंबल आपका ये रहा। ये उत्तल लेंस देखो क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को मोड़ता है, ठीक है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ता है। तो देखिए अब यहाँ से ये मुख्य फोकस यहाँ हमारा होगा
अगर अब बात करेंगे तो आपतित किरण इधर से आएंगी, ठीक है, और जो दूरी मापेंगे देखो इसी दिशा में माप रहे हैं, इसलिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव पॉजिटिव ली जाती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है हमेशा वो ऋणात्मक ली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते समय करते हैं क्योंकि इसमें निर्मित प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, वास्तविक और बड़ा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा, वास्तविक और छोटा। तो दोस्तों जो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सॉरी उसमें लगता है हम अवतल लेंस बोल दिए हैं, तो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग जो करते हैं दोस्तों, उससे जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है और बड़ा बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, आभासी और बड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की शक्ति निम्न में से किसके व्युत्क्रम होती है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, फोकस दूरी, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी त्रिज्या एंड ऑप्शन डी वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों लेंस की शक्ति जो होती है वो होगी आपकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होगी, ठीक, करेक्ट आंसर होगा आपका फोकस दूरी। आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो होता है शक्ति P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन एफ, ठीक है, ये फोकस दूरी जो होगा हमारा ये मीटर में होना चाहिए। यदि फोकस दूरी मीटर में होगा तो जब क्षमता जो होती है वो किस में होता है, डायोप्टर में होता है, ठीक है, ये आप जानते होंगे। यदि फोकस दूरी को हम मीटर मापेंगे तो क्षमता हमारा किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो रहा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, रेटिना पर, कार्निया पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अगर हो तो उसके नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिना के पीछे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत प्रकाश में निम्न में से किस रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, लाल रंग, बैगनी रंग, नीले रंग एंड नारंगी रंग। तो श्वेत प्रकाश में दोस्तों सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जिसका होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो रेड की होती है और तरंगदैर्घ्य जो होता है जिसका अधिक होगा उसका क्या होगा, आवृत्ति होगी कम, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश में सबसे कम आवृत्ति कौन रखता है, लाल रंग रखता है। अगर बात की जाए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा, लाल रंग का, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा, नीले रंग का होगा सबसे कम। इसकी आवृत्ति क्या होगी, होगी अधिक होगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। जो तरंगदैर्घ्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा आपका, बादलों का रंग सफ़ेद क्यों होता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, प्रकाश के अपवर्तन कारण, प्रकाश के विकिरण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण एंड प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बादलों का रंग जो सफ़ेद होता है दोस्तों वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, निम्न में से कौन निर्वात में चल सकता है, ठीक है, निम्न में से कौन निर्वात में चल सकता है। ऑप्शंस विद्युत चुंबकीय तरंगें, प्रकाश, ध्वनि एंड ऑप्शंस डी ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शंस डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा प्रकाश दोनों जो होते हैं ये निर्वात में चलते हैं, जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ध्वनि जो होगा वो निर्वात में नहीं चलेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा प्रकाश दोनों, मतलब ऑप्शंस डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है वो, सूरज की रोशनी श्वेत प्रकाश में कौन विभाजित करता है। सूरज की रोशनी को श्वेत प्रकाश में कौन विभाजित करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार से रहें, अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म एंड विकिरण। तो सूरज की जो रोशनी श्वेत प्रकाश में होती है वो किसके कारण होती है दोस्तों, प्रिज्म के कारण होती है, ठीक। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दी ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाया करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो वीडियो होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी पर होगा और बहुत ही जल्द आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इन क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।